इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का तीसरा एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन आज धनबाद क्लब में आयोजित किया गया। डॉक्टर धनबाद समेत कोलकाता, रांची, दुर्गापुर, अन्य शहरों से पहुंचे। इसमें करीब 60 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे बदलाव पर अपने अनुभव साझा किए, जिनमें विभिन्न तरह की बीमारियों जैसे कैंसर, लंग्स की बीमारी, ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में लेटेस्ट सर्जरी पर अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। करीब 60 पेपर का प्रेजेंटेशन हुआ। कोलकाता से गायनेकोलॉजी डॉक्टर मोनिका मीना ने रोबोटिक सर्जरी पर व्याख्यान दिया। इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने वाले चिकित्सकों को IMA की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। सम्मेलन को सफल बनाने में डॉक्टर AK सिंह, अध्यक्ष झारखंड, डॉक्टर मोनिका मीना, डॉक्टर अरिदम मुखर्जी, डॉक्टर मेजर चंदन, अध्यक्ष धनबाद, डॉक्टर BN गुप्ता, डॉक्टर BK सिंह, डॉक्टर राकेश इंदर सिंह, डॉक्टर प्रणय कुमार, सचिव डॉक्टर सुशील कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता। तो हमने आज इस कॉन्फ्रेंस में एक बीमारी के बारे में बात किया जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। वो लंग सिकुड़ जाने का बीमारी है। ये बीमारी पहले उतना पता नहीं था साधारण लोगों को, अभी पता चल रहा है कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में भी ये लंग सिकुड़ जाने का बीमारी दिखा गया था। ये तो काफ़ी कॉमन बीमारी है, लोगों में होता है, लेकिन ये क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता है तो पता चलते चलते काफ़ी ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है और ट्रीटमेंट करने का ऑप्शंस कम हो जाता है। सो हम लोग अपोलो रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से अभी काफ़ी सारे सिटीज़ में गए हैं और जा भी रहे हैं, ये पता लोगों को बोलने के लिए कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए। किसी को लॉन्ग टर्म खांसी हो रहा है, सांस में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो उनका एक्सरे CT स्कैन करके बीमारी को डायग्नोस करना चाहिए। और उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद अगर एक प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा बीमारी एक साथ आता है, तो उसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो ट्रीटमेंट ऑफ़र करने से उनका लाइफ का क्वालिटी में काफ़ी सुधार आ सकता है, उनका बीमार पड़ने का चांसेस कम हो जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस कम हो जाता है, बुज़ुर्ग लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी को लेकर हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया जिसमें हमने इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कितना तरह का होता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, ये सबसे शेयर किया। और हमने अपोलो की तरफ से हम लोग एक ILD क्लिनिक खुला है जिसमें ऐसे कोई भी पर्सन को अगर भेजा जाता है तो कंप्लीट असेसमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का एक प्रणाली बोल के उनको वापस भेजा जाता है कि उनका जो प्राइमरी फिजिशियन है वो उसको फॉलो करके रेगुलर फॉलोअप में अपने पास ट्रीटमेंट कर पाए। ये सजेशन के लिए हमारे पास ILD क्लिनिक में कोई भी पेशेंट आएगा तो वी कैन डू इट। दे नीड नॉट टू कम अगेन एंड अगेन, बार बार नहीं आना पड़ता है, लेकिन एक बार आने से ये पूरा सजेशन बना के हम लोग वापस कर सकते हैं। और एक बात बोला हम लोगों ने कि हमारे पास कोलकाता में अभी लंग ट्रांसप्लांट का सुविधा भी उपलब्ध है। कभी लंग्स इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें सुधरने का कोई भी चांस नहीं रहता है और मरीज़ को ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ जाता है, तो उस हालत में लंग ट्रांसप्लांट इज़ द नेक्स्ट वे, जो इससे पहले ईस्ट इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं था। बट अपोलो में एक डिपार्टमेंट बन चुका है जहाँ पे रेगुलर लंग ट्रांसप्लांट करने का सारी सुविधा उपलब्ध है, और जो ऑर्गन डोनेशन का नेटवर्क है उसके हिसाब से अगर लंग्स मिलता है तो ट्रांसप्लांट करना पॉसिबल है। तो भी एक सूचित करना था कि ये फैसिलिटी अभी ईस्टर्न इंडिया में आप लोगों के घर के पास ही अवेलेबल हो चुका है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तीसरा साल लगातार हम लोग कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि धनबाद में जितना काम हो रहा है वो अभी तक जानकारी नहीं थी किसी को भी, कि धनबाद में एक डॉक्टर, जैसे आप समझ लीजिए जितने भी कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी होंगी उसमें क्या होता है कि वो एक डिपार्टमेंट की होती है जिसमें कि ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट वाले आपस में बात करते हैं। वो ऑर्थोपेडिक वाले को अपनी रिसेंट एडवांसमेंट्स बताते हैं, तो वो ये इस लेवल तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब ये बात मत सोचिए, आप एक ENT वाले डॉक्टर्स को नहीं मालूम है कि ब्रेन का काम इतना अच्छा यहाँ पर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी, यानी कि ये छूटा हुआ था, एक तरह का ये लैग कर रहा था, तो अब वो लैग नहीं करने देंगे हम लोग इसको, हर डिपार्टमेंट वाले को। इसमें आप देखेंगे, अब शुरू से अगर आप देख रही होंगी तो इसमें सुबह में पैथोलॉजी वाले ने स्टार्ट किया, पैथोलॉजी वाले के बाद पीडियाट्रिक्स वाले आ गए, पीडियाट्रिक्स वाले के बाद नियोनेटलिस्ट आ गए, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग आ गए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आने से क्या हुआ कि एक एक डिपार्टमेंट को अलग अलग जानकर, प्लस यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल फॉर वोकल
तो वो वोकल फॉर लोकल। तो इसमें हम लोग लोकल डॉक्टर्स के लिए भी हम लोग प्रमोशन हो जाती है कि आपको मिनिमम केसेस आपके बाहर जाना। आप एक बात सोच सकते हैं कि यहाँ पर जितनी ट्रीटमेंट जितनी भी महंगी होगी वो कलकत्ता से सस्ती होगी, जितनी भी महंगी ट्रीटमेंट होगी वो दिल्ली से सस्ती होगी। ये बात एकदम कंफर्म आप मान कितने डॉक्टर्स आज उस आज मान के चलिए 300 के लगभग हम लोग के यहाँ पर लोग अभी तक धनबाद से नहीं बाहर आसपास क्षेत्र से भी आए हैं। और जो इनको पार्टिसिपेंट्स हैं वो हम लोग स्पीकर्स में हम लोग के बाहर से कुछ हॉस्पिटल्स, वो भी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि कलकत्ता में एमरी हो गया, जो एमरी आज की डेट में मणिपाल में ये हो गया है, तो वहाँ से अपोलो से और रांची मेडिका से और इस तरह से लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट बाहर से भी किया है। मेडिका यहाँ पर यहाँ क्या नाम है मिशन से भी आए हैं, तो ये बाहर से भी कुछ वो अपने एक्सपर्टाइज के लिए आते हैं, उनको यहाँ से बेनिफिट मिलता है कि यहाँ से पेशेंट रेफरल मिलते हैं। लेकिन वो रेफरल तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेफरल क्योंकि जो चीज़ धनबाद में नहीं हो एटलीस्ट पेशेंट की जान बचानी जरूरी है। लेकिन पब्लिक को मालूम होगा कि ये काम यहाँ हो रहा तभी वो जान बचेगी। हम लोग कर रहे हैं। AI is used in diagnosis like in whole genome sequencing, in bioprinting. Like my previous colleague was talking about एक डॉक्टर जैसे आप in joint replacement, AI in radiology, computer detection, AI in mandibular डिपार्टमेंट की होती है जिसमें ऑर्थोपेडिक design and printing. आपस में बात करते हैं। So ऑर्थोपेडिक वाले को अपनी रिसेंट एडवांसमेंट्स बताते हैं। AI in monitoring. इस लेवल पर है। We are in medical education. What is VR? We actually this is a person. अच्छा यहाँ पर This may be a medical student who is having a VR of a studio of a surgery and learning that. This may be a person who is in rehabilitation and is actually wearing a VR for the rehabilitation टेक्नोलॉजी purpose. वाले ने स्टार्ट किया। So wearable medical devices, all of them are wearing. I can tell more than 10-20% people sitting here are wearing उसके smartphones. बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग आ गए फिट तो होता है, हमें ये पता चलता है कि आजकल कितने रीसेंट एडवांटेजेस हर फील्ड में जो हैं, हम अपने फील्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन हमें एक आइडिया लगता है कि दूसरी फील्ड में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एडवांसमेंट्स हैं। तो उसके बेसिस पर इवन अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, अभी हमें कभी रेफ़र भी करना पड़े, हम जानते हैं कि हाँ ये डॉक्टर है जो ये सब कर रहा है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। साथ में ऑब्वियसली मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपडेटेड रहना है बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपडेटेड रहेंगे तो ये कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम अपना लेटेस्ट जो है पता चलता है हमें टेक्नोलॉजीज़ इन सब के। नहीं, मैं अपोलो हॉस्पिटल्स कोलकाता में हूँ। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ और रोबोटिक सर्जरी मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में ही बात करने आई थी। मेरा टॉपिक वही था कि गायनी कैंसर्स बहुत ही जटिल टाइप के कैंसर्स होते हैं जिसमें अगर हम सर्जरीज करते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े चीरे देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और पेशेंट को 7 से 8 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हम छोटे छोटे इंसिजन्स के जरिए ये सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट को हम सेम डे या नेक्स्ट डे छुट्टी कर देते हैं। उसकी वजह से जो ब्लड लॉस है, जो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं या पेन है, वो बहुत ही कम होता है। तो पेशेंट को, सर्जन्स को भी हमें मतलब जो जैसे जैसे टाइम कम होगा सर्जरी के लिए तो उतना पेशेंट को भी फ़ायदा होगा। बहुत कोमॉर्बिडिटीज़ है और ऑब्वियसली पेन नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी अपना डेली एक रिकवरी होता है। डॉक्टर मोनिका मीना।